हेलो एवरीबॉडी, आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं एसके पांडे आप सबों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और इस टॉपिक का उद्देश्य यह है कि जो भी बच्चे प्रीलिम्स के एग्जाम को अगर दे रहे हों विशेषकर, तो यहां से एक प्रश्न बच्चों अवश्य पूछा जाता है और बहुत ही सामान्य स्तर का प्रश्न होता है, लेकिन समस्याएं ये होती हैं कि कहीं ना कहीं जानते हुए भी और कंफ्यूजन की वजह से ऐसे आसान प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य उन्हीं आसान प्रश्नों को सही कराने का है कि कम से कम वैसे प्रश्न जो आपके समक्ष उपस्थित हों वह कम से कम गलत ना हो, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में चाहे आप यूपीएससी का दे रहे हो या स्टेट पीसीएस का, एक एक प्रश्न बहुत मायने रखते हैं और वैसे बच्चे अवश्य समझ पा रहे होंगे जो बच्चे इन समस्याओं से रूबरू होते रहे होंगे। तो आज इसी को ध्यान में रखकर मैं आपके समक्ष एक छोटा सा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पे मैं जो उठाने जा रहा हूं वह है अभिलेखों का इतिहास। बच्चों, अगर वीडियो आप सबों को पसंद आए तो लाइक अवश्य करेंगे, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि चाहे मैं जिन जिन संस्थानों से जुड़ा रहा हूं, जहां भी जुड़ा रहा हूं, उन संस्थानों के बच्चे बहुत ऐसे चीज़ें होती हैं क्लास में कि वो चीज़ें या तो समग्रता में कर दी जाती है या फिर उस तरीके से उसको यानी टॉपिक वाइज कह सकते हैं कि जब कराता हूं तो उसे टॉपिक वाइज या अलग अलग शासनकाल के संदर्भ में कराता हूं। उसी को बस मैं आपके समक्ष एक जगह पे एकत्रित करने का प्रयास किया हूं। एक छोटा सा प्रयास है, अगर आप सबको अच्छा लगे तो मैसेज के माध्यम से अवश्य सूचित करेंगे। जैसे यह जो प्रश्न है कि अभिलेखों का इतिहास, तो ये टॉपिक जो है इससे पता चल रहा होगा कि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख पे चर्चा करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां से बहुत बार प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जाने की एक संभावना तो यहां से बनी रहती है। तो चलिए हम लोग आते हैं बच्चों। अभिलेख के विषय में संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं तो इतिहास अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोतों में इसकी गिनती की जाती है और इतिहास अध्ययन के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिसमें एक तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो अभिलेख पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ही आता है और अभिलेखों का अपना इतिहास रहा है, या यूं कहें कि पुरातात्विक सामग्रियों की एक अपनी इतिहास रही है। यह ऐसे साक्ष्य हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जिनमें साहित्यों की भांति हेर फेर करना संभव नहीं है। तो महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में यह हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इससे हमें उस समय काल के सभ्यता, संस्कृति, समाज, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक भावनाएं, वैदेशिक संबंध, इन सब की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो कहा जाता है कि भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा की जो शुरुआत हुई वह अशोक के समय काल में हुई। अशोक अपने राज्यादेशों को जारी करने के लिए जनता तक अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, शासन के आदेशों को पहुंचाने के लिए अभिलेख लिखवाने की परंपरा की शुरुआत की, जिसे हम लोग अलग रूपों में देखते हैं। कुछ स्तंभ लेख के रूप में हैं,
तो कुछ शिलालेख के रूप में है। अब शिलालेख और स्तंभ लेख तो आप समझ रहे होंगे कि जो चट्टानों पर जो खुदे हुए हैं, लिखे गए हैं, वह शिलालेख कहलाते हैं। उसमें भी दो रूप हैं, एक वृहत शिलालेख और दूसरा लघु शिलालेख। तो वह हम लोग अलग से, क्योंकि अशोक कालीन जो अभिलेख हैं उसका मैं अलग से चर्चा करूंगा। आज मैं यहां जो चर्चा करूंगा वह अशोक कालीन, अशोक के बाद के अभिलेख का हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह अभिलेख लिखवाने की प्रथा की शुरुआत अशोक ने की। क्यों की? तो इसके संदर्भ में हमने बताया कि यह शासकीय आदेश होते थे, साथ ही साथ शासक अपनी व्यक्तिगत रुचि भी बताया करता था। शासक जनता को आदेश दिया करता था, तो उसे कैसे आखिर आदेश दे। उस समय काल में कोई आज की तरह तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तो थे नहीं कि आप मन की बात वहां पे कह दो और लोग आपके मन की बात को सुन ले। तो उस समय शासक अपने आदेशों को कुछ इन्हीं रूपों में जारी किया करते थे। इन अभिलेखों से बहुत सारी जानकारी भी मिलती है। जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत इनका एक महत्वपूर्ण स्थान आता है, जिसमें अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तिकला, चित्रकला, इन सब को देखा जा सकता है। तो वहीं दूसरी ओर देखें तो अशोक के बाद के जो अभिलेख हैं, क्योंकि यह कहा गया कि भारत में अभिलेख लिखवाने की प्रथा की शुरुआत यहीं से मानी जा रही है और यहीं से है भी, लेकिन अशोक कहीं ना कहीं किसी से प्रेरित रहा होगा। तो इसके विषय में कहा जाता है कि वह ईरानी शासक, हखामनी वंश के शासक डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर उसने अभिलेख लिखवाने की प्रथा की शुरुआत की थी। तो उसे हम लोग पूरा देखेंगे अशोककालीन अभिलेख में। उससे रिलेटेड आपको वीडियो भी है, उसमें आप देख भी सकते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें होंगी तो वह हम लोग करेंट से उसको जोड़कर भी देखेंगे। उसका मैं अलग से आपको कराऊंगा। दूसरा आप देखें तो विदेशों से प्राप्त अभिलेख, हम लोग इसका भी चर्चा करेंगे कि जो विदेशों से प्राप्त अभिलेख हैं वह कौन कौन से अभिलेख हैं और किस समय काल के हैं, वहां से हमें किस प्रकार की जानकारी मिल रही है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि अशोक के बाद के अभिलेख, तो अशोक के बाद के अभिलेख कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, यानी हम लोग इन दोनों के संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे विदेशों से प्राप्त अभिलेख को हम लोग सामने रखते हैं। अब विदेशों से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जिसे भारतीय संस्कृति, आर्यन संस्कृति या आर्यन संबंधों की जानकारी मिलती है, क्योंकि वैदिक आर्य जब भारत में आए तो उनके विषय में बहुत सारी जानकारी की यह स्रोत के रूप में इन्हें हम लोग देख सकते हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। बोगज कोई अभिलेख, नक्श ए रुस्तम अभिलेख और बेहिस्तून और पर्सिपोलिस, ये अलग अलग नाम है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो भारत से नहीं मिले हैं, विदेशों से मिले हैं। अब इन अभिलेखों में यह नाम अवश्य याद रखेंगे, किन क्षेत्र से हैं और क्या यहां से महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। तो बोगज कोई अभिलेख को अगर हम लोग देखें तो यह जो बोगज कोई अभिलेख है, इस बोगज कोई अभिलेख को अगर बच्चों आप यहां पे देखते हो तो बोगज कोई अभिलेख में एक बात आपको ध्यान रखना है कि यह अभिलेख कहां से, सीरिया से मिला है, जो लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का यह अभिलेख है। और इसमें 2 राज्यों के संबंध में जानकारी मिलती है, एक तो हिती साम्राज्य और दूसरा मितनी साम्राज्य। उस समय हिती राजा और मितनी राजा के बीच में एक संधि हुई थी, दोनों की साम्राज्यिक सीमाएं आपस में जुड़ी हुई थी और दोनों में परस्पर संघर्ष भी चलते रहते थे। तो इन दोनों के बीच में संधि हुई थी और इन्हीं संधि का उल्लेख इस अभिलेख में जो आप देख रहे हैं, यह बोगज कोई अभिलेख है। इस अभिलेख में इस संधि के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें वैदिक कालीन देवता का भी उल्लेख किया गया है। अब वैदिक कालीन देवता जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, अगर आप वैदिक काल पढ़ते हो तो इन सभी देवताओं का नाम आपने सुना होगा। तो इन देवताओं का भी उल्लेख किया गया है, इनका वर्णन किया गया है, इनको साक्षी मानकर संधि की गई है कि अब हम लोग आपस में इस तरीके से संघर्ष नहीं करेंगे, और इस अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। यह अभिलेख कुछ देखने पे आपको यह कूलर या एसी की तरह ऐसा दिखाई दे रहा होगा,
तो यह कुछ ऐसा अभिलेख है। इन देवताओं का उल्लेख अगर हम लोग देखें तो यह जो इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं और नासत्य, यह वैदिक देवता हैं। प्रश्न पूछे हुए भी है कि किन किन वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है, तो यह 4 देवता हैं जिनके विषय में आपको जानना है। और यह इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। अब मितनी साम्राज्य की सीमा भूमध्य सागर के तट से उत्तरी सीरिया और दक्षिण पूर्वी मेसोपोटामिया से लगती थी। तो वहीं अगर हम लोग देखें तो हिती साम्राज्य से लगी मितनी राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा लगातार हमलों का शिकार रही। यानी निरंतर इन दोनों में हमने बताया कि एक तो आपको हिती साम्राज्य और दूसरा मितनी साम्राज्य, तो इन दोनों के बीच में निरंतर संघर्ष चलता रहता था, विवाद बने होते थे, सीमाओं को लेकर विवाद आज भी हम लोग देखते हैं। और इन दोनों प्रतिद्वंदियों ने एक साथ शांति संधि की और यही संधि बोगज कोई अभिलेख के नाम से जाना जाता है, जिसमें वैदिक देवताओं का भी उल्लेख किया गया है। तो यह बोगज कोई अभिलेख है। इसी तरीके से यह भी विदेशों से प्राप्त यानी 1400 ईसा पूर्व का यह अभिलेख है। दूसरा हम लोग देखें तो नक्श ए रुस्तम अभिलेख है। यह नक्श ए रुस्तम अभिलेख ईरान से प्राप्त अभिलेख है, जो ईरान से मिला है। और इस अभिलेख में प्राचीन काल में भारत और पश्चिम एशिया के संबंधों का वर्णन किया गया है। यानी इस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलता है कि प्राचीन काल में भी भारत और पश्चिम एशिया के साथ संबंध बने हुए थे। इन संबंधों का वर्णन हमें नक्श ए रुस्तम अभिलेख से मिलता है। इस अभिलेख में भी वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का। इससे पता चलता है कि वैदिक आर्य के जो वंशज हैं वह वंशज एशिया माइनर में रहते थे। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस नक्श ए रुस्तम अभिलेख से भी मिलता है कि वैदिक आर्यों के जो पूर्व वंशज हैं वह एशिया माइनर में रहा करते थे। तभी वैदिक देवताओं का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है, नक्श ए रुस्तम अभिलेख में, जो ईरान से मिला है। यह अभिलेख कुछ इस तरीके से आपको मिला हुआ है, जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है, जो आप यहां पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ विदेशों से प्राप्त एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसका नाम है बेहिस्तून और पर्सिपोलिस अभिलेख। तो यह जो बेहिस्तून और पर्सिपोलिस अभिलेख है, यह अभिलेख आपको भारत और पारसिक साम्राज्य के बीच के संबंधों का वर्णन करता है, ईरानी साम्राज्य के संबंधों का वर्णन करता है। इसमें आपको हखामनी वंश के डेरियस प्रथम का यह अभिलेख है और इसी से प्रेरित होकर अशोक ने अभिलेख लिखवाने की परंपरा की शुरुआत की थी, यह कहा जाता है। तो यह बेहिस्तून और पर्सिपोलिस जो पारसिक संबंध और भारत और यानी पश्चिम एशिया के बीच के संबंधों का वर्णन यह अभिलेख करता है, जिसमें यह बतलाया गया है कि ईरानी साम्राज्य ने अपने 23वें प्रांत के रूप में सिंधु के क्षेत्र को जीता था। और यह अभिलेख इसकी जानकारी प्रदान करता है, जो यह बेहिस्तून और पर्सिपोलिस अभिलेख को हम लोग देख सकते हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण थे जो विदेशों से प्राप्त अभिलेख थे। बच्चों, इसके साथ साथ अब हम लोग देखते हैं तो अशोक के बाद के अभिलेख, जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार प्रश्न पूछता है, जिसमें कुछ अभिलेखों का हमने यहां पे नाम आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसमें एक तो है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। अगर आप इस नाम को भी याद रखेंगे तो मैचिंग में आपको यहां से प्रश्न पूछ देता है। दूसरा है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तीसरा है गौतमी बलश्री का नासिक प्रशस्ति, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्थित लौह स्तंभ अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, यह स्कंदगुप्त से पहले आएगा कुमारगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख और विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख। तो यह कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से हमेशा प्रश्न पूछता है। अब इसी में एक दो और अभिलेख का मैं आपको अगर यहां पे उल्लेख कर दूं यहां, तो इसमें एक दो और अभिलेख आप लोग याद रख सकते हो, जिसमें है आपको
यानी हेलियोडोरस का गणुर स्तंभ लेख। ठीक है, तो एक हम लोग यहां इसका भी चर्चा कर लेंगे। हेलियोडोरस का गणुर स्तंभ लेख। ठीक है, हेलियोडोरस का गणुर स्तंभ लेख। चलिए, तो एक हम लोग को चर्चा यह भी करना है गणुर स्तंभ लेख, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, गणुर स्तंभ लेख। और एक दूसरा जो है वह इसमें नहीं आपको है, वह है आपको हाँ भानुगुप्त का आयरन अभिलेख। तो एक और हम लोग देख लेंगे आयरन अभिलेख। आयरन अभिलेख जो मध्य प्रदेश से पाया गया है, भानुगुप्त का है, 510 ईस्वी का है। तो ऐसे देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख यह हैं जिसका अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, और इससे रिलेटेड हमेशा ही प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके अब चर्चा कर लें। सबसे पहले हम लोग देखें तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख। यह यानी अशोक के बाद के अभिलेख में बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिससे हमें मौर्योत्तरकालीन राज्य शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यह आपको इस अभिलेख में लिखा गया है कि 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाले पुष्यमित्र शुंग के कौशिकी पुत्र कोसलाधिप धनदेव ने अपने पिता धर्मराज फल्गुदेव का केतन यानी ध्वज स्तंभ बनवाया, जो इस तरीके से आपका लिखा गया है। अब यह जो धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, इससे हमें क्या जानकारी मिल रहा है? तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख जो मौर्योत्तरकालीन अभिलेख है, धनदेव को लेकर इतिहास में विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग उनके सेनापति थे, इनका अयोध्या पर राज्य था, मौर्य वंश की समाप्ति के बाद और नेपाल से यह शासन किया करते थे। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और इस अश्वमेध यज्ञ में इसने यूनानियों को पराजित करने का काम किया था, जो मौर्योत्तर काल में विदेशी शासक के रूप में भारत में आए थे, जिसमें बहुत सारे थे, यूनानी भी थे, पहलव भी थे, शक भी थे और कुषाण भी थे। तो इन यूनानियों को इसने पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति भी थे, जो बृहद्रथ की हत्या की और एक नए राजवंश को स्थापित किया था। और यह जो 2 अश्वमेध यज्ञ जो किए गए, इन दोनों ही अश्वमेध यज्ञ में इनके जो पुरोहित थे वह पतंजलि थे। पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। तो इन दोनों अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित पतंजलि थे। इससे पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है। तो अश्वमेध यज्ञ किया जाने का मतलब है कि यानी साम्राज्य का विस्तार किया गया होगा, और उसके लिए यूनानियों ने इनके घोड़े को पकड़े होंगे, जिससे पुष्यमित्र शुंग के साथ उनका संघर्ष हुआ होगा। तो इसी अभिलेख से हमें धनदेव के अयोध्या अभिलेख से ही इसके विषय में जानकारी मिलती है, जो मौर्योत्तरकालीन शुंग वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। पहली बात। नेक्स्ट हम लोग देखें दूसरा, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अब खारवेल को देखा जाए बच्चों, तो खारवेल जो है, यह खारवेल आपको मौर्योत्तर काल का ही एक शासक है, जो चेदी वंश का है। ठीक है, चेदी वंश उड़ीसा। ठीक है, खारवेल। अब इसमें खारवेल बतलाता है कि अपना संबंध जो वह बतलाता है, वह कहता है कि महामेघवाहन वंश, महामेघवाहन, वह अपने पूर्वजों को बोलता है कि मैं महामेघवाहन का संतान हूं। हमारे पूर्वज जो थे महामेघवाहन, यानी जिनका पृथ्वी पर और अंतरिक्ष दोनों में जिनका अधिकार था, जो दोनों का शासन को संचालित किया करते थे, मैं उस वीर पौराणिक वंश से संबंधित हूं। यह हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, और इसने उदयगिरी की पहाड़ी पर एक अभिलेख लिखवाया, जो हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। और इसी में इसने बतलाता है कि किस प्रकार से इसने कलिंग को फिर से जीता, और कैसे इसने मगध साम्राज्य पर अधिकार स्थापित किया। सुदूर दक्षिण में इसने कैसे आपको पांड्य शासकों तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया।
सातवाहन शासकों को इसने पश्चिमी भारत में पराजित किया। तो इस अभिलेख में इसके विषय में वर्णन किया गया है। जो खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और इसने जैन भिक्षुओं के लिए गुफाओं का भी निर्माण किया था और उन्हें दान दे दिया था। तो इस प्रकार से खारवेल किस वंश से संबंधित है, हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पे स्थापित है और इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिल रही है, यह किस समय काल की अभिलेख है। तो इस तरीके से हम लोग को यहां पे इस बात को भी ध्यान है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो गौतमी बलश्री का नासिक प्रशस्ति। अब प्रशस्ति इसलिए बच्चों इसको कहा जा रहा है क्योंकि यह प्रशंसा पत्र है, प्रशंसा में लिखा जा रहा है, जिसमें गौतमी बलश्री जो आपको सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी, सातकर्णी प्रथम की माता थी गौतमी बलश्री। और इसी में नासिक प्रशस्ति में वर्णन किया गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी जिसके विषय में कहा जाता है कि एक बार फिर से उसने सातवाहन शक्ति का पुनरुद्धार किया, उस खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया और इसके घोड़े दो दो समुद्र के पानी पिया करते थे। यानी दो दो समुद्र के पानी पीने का तात्पर्य है कि इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हाँ, यहां पे अगर हम लोग देखें कि दो दो समुद्र का पानी पीने का तात्पर्य यहां पे किससे लगाया जा रहा है, तो यहां पे दो दो समुद्र के विषय में इस तरीके से कहा जा रहा है कि आपको यानी ये दोनों ही क्षेत्र पे इसका अधिकार था, गौतमी पुत्र सातकर्णी का, सातकर्णी प्रथम का। इसने आपको शक शासक नहपान को भी पराजित करने का काम किया था। इसके विषय में कहा जाता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम ने एकमात्र ब्राह्मण, एकमात्र बभणा की उपाधि इसने ग्रहण की थी और एक बार फिर से वैदिक धर्म को स्थापित करने का काम किया, हिंदू धर्म को स्थापित करने का काम किया था। जबकि सातवाहन शासक मातृसत्तात्मक, सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक समाज था और सातवाहनों की अपनी एक विशेषता थी कि यह ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति भी उदार रवैया अपनाया करते थे। यही कारण है कि इन्होंने बौद्धों को भी आश्रय प्रदान किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में कहा जाता है, ये सातकर्णी प्रथम के विषय में कहा जाता है कि इससे द्वितीय परशुराम का अवतार बतलाया गया है। सर्व क्षत्रांतक की उपाधि इसने ग्रहण की थी, जिसके विषय में कहा जाता है कि इसने भी सभी क्षत्रियों का नाश किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। एकमात्र ब्राह्मण की उपाधि इसने ग्रहण की और खोई हुई सातवाहन शक्ति को पुनः स्थापित किया। यह जो नासिक प्रशस्ति है इसी में इसे कहा गया है कि वेनकटक नगर का स्वामी इसे बतलाया गया है। यानी वेनकटक नासिक के संदर्भ में कहा जाता है, जहां पे वेनकटक जहां नाक काटा गया हो, यानी जहां पे शूर्पणखा का नाक काटा गया था, जो महाकाव्यों से भी इसके विषय में जानकारी मिलती है। तो उसे नासिक नगर को स्थापित करने वाला भी यही सातकर्णी प्रथम था और यह इसके माता का, गौतमी बलश्री जो उसकी माता है, उसी का नासिक प्रशस्ति है, जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम के सैनिक विजयों का वर्णन किया गया है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और मौर्योत्तर कालीन ही यह भी अभिलेख है, क्योंकि मौर्योत्तर काल में हम लोग देखते हैं तो मौर्योत्तर काल में जहां भारतीय शासक के रूप में, भारतीय राज्य के रूप में शुंग, कर्ण में सातवाहन और चेदी स्थापित होते हैं, तो वहीं विदेशी शासक के रूप में पश्चिमी भारत में यूनानी, शक, पहलव और कुषाण भी स्थापित होते हैं, क्योंकि वह समय काल जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो विकेंद्रीकरण का काल था, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, कलात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह बड़ा ही प्रसिद्धि का काल है। अब मैं यहां पे उतना डिटेल्स चर्चा नहीं कर सकता हूं, उसके लिए फिर अलग क्लासेज होती हैं। हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे तो शायद आप भी फिर उन चीजों को जो अभिलेख पढ़ने आए हो, अभिलेख को जानने आए हो, शायद फिर उसमें रुचि ना ले पाओ। तो इसलिए अभी हम लोग संक्षिप्त में ही केवल अभिलेखों का वर्णन करते चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब यह जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन शक शासक था और इसी का जूनागढ़ अभिलेख है जो गुजरात में अवस्थित है। यह जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। इस अभिलेख से हमें एक तो यानी संस्कृत भाषा में यह लिखा गया अभिलेख है, संस्कृत भाषा में,
दूसरा आप देखें तो इस अभिलेख से हमें सुदर्शन झील की जानकारी मिली। सुदर्शन झील, और यह जो सुदर्शन झील है सौराष्ट्र प्रांत में था, और इस सुदर्शन झील को निर्मित करने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसके बाद फिर से वह झील एक बार फिर से टूटी, जिसे पुनर्निर्माण अशोक के समय में किया गया। मौर्य शासक अशोक ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। फिर से हम मौर्योत्तर काल में फिर से इस झील का पुनर्निर्माण करवाने का काम शक शासक रुद्रदामन के द्वारा किया जाता है, और इसी जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। आगे चलकर इस झील का फिर से पुनर्निर्माण गुप्त शासन काल में स्कंदगुप्त के द्वारा किया जाता है। तो यहां पे इस सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि जब इसका पुनर्निर्माण किया गया, एक तो संस्कृत भाषा में लिखा गया यह अभिलेख है, और इसका पुनर्निर्माण जो किया गया, सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, यह पुनर्निर्माण आप अगर देखो तो इसमें जनता से विष्टि नहीं ली गई, यानी बेगारी नहीं करवाया गया, बल्कि इसके लिए जनता को, जो इस झील के पुनर्निर्माण कार्य से जुड़े लोग थे, उन लोगों को आपको मेहनताना दी गई, मजदूरी दी गई। और इस मजदूरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें रुद्रदामन ने जनता के ऊपर, उस क्षेत्र की जनता के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया, बल्कि वह अपने व्यक्तिगत खर्च से, राजकीय खर्च से उसका मेहनताना दिया और इस झील का पुनर्निर्माण करवाया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे यह पता चलता है कि उस समय शासक आर्थिक गतिविधियों में भी योगदान दिया करते थे, सिंचाई के साधन का भी निर्माण किया जाता था, और उसके लिए इसने एक विदेशी शासक होते हुए भी भारतीय रीति रिवाजों को, भारतीय संस्कृति को अपनाया, संस्कृत भाषा में इस अभिलेख को लिखवाया, और किसी भी अपने राज्य की जनता से उसके लिए अतिरिक्त कर नहीं लिया। तो इस प्रकार से यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसका हमने चर्चा यहां पे किया। नेक्स्ट अब हम लोग देखें तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। आगे चलकर फिर से एक बार केंद्रीकरण का प्रयास किया गया गुप्तों के शासन काल में, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत। और इस संदर्भ में देखें तो समुद्रगुप्त एक महान शासक के रूप में इतिहास में इसकी गणना की जाती है। यह जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रशस्ति इसलिए बच्चों क्योंकि यह उसी अशोक अभिलेख के ऊपर उत्कीर्ण किया गया था, और प्रशस्ति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है, और इसमें समुद्रगुप्त के सैनिक विजयों का वर्णन किया गया है। इसी अभिलेख से समुद्रगुप्त के सैनिक विजयों की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि आपको हरिसेन के द्वारा इसको किया गया। तो पहली चीज कि इसे हरिसेन के द्वारा, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है, उसके द्वारा इसको लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, तो इसमें समुद्रगुप्त के सैनिक विजयों की जानकारी, यानी इससे हमें समुद्रगुप्त के सैनिक विजयों की जानकारी मिलती है। सैनिक विजय की जानकारी कैसे, सैनिक विजय की जानकारी, तो समुद्रगुप्त के विषय में बतलाया जाता है कि समुद्रगुप्त एक महान शासक था, योद्धा था, और इसे भारत का नेपोलियन का दर्जा भी दिया गया है। एक ऐसा शासक बतलाया गया जिसके विषय में कहा गया कि इसने एक भी युद्ध में इसे पराजय नहीं देखना पड़ा, सभी युद्धों में इसकी जीत हुई। और इस प्रयाग प्रशस्ति में इसके सैनिक विजय के संदर्भ में यह बतलाया जाता है कि कैसे समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इस संदर्भ में इसने अलग अलग पॉलिसी अपनाई, अलग अलग नीति अपनाया, जिसके विषय में कहा गया कि उत्तर के राज्यों को इसने जब पराजित किया, तो उत्तर के राज्यों को पराजित करने के बाद उन राज्यों को वह अपने साम्राज्य में मिला लेता है, लेकिन वहीं दक्षिण के राज्यों के संदर्भ में इसने अलग नीति अपनाई, और उसके लिए वह जो नीति थी, जो दक्षिण के शासकों के जो 12 राज्यों के जो संघ थे उनको पराजित किया, उस संदर्भ में उसने नीति का जो पालन किया वह सर्वकर्दनाज्ञाकरण की नीति कहलाता है। यानी उनके राज्य को जीता और फिर से उनको उस क्षेत्र का शासक घोषित किया। यह बोला कि आप हमारी अधीनता को स्वीकार करो, हमारे राज्य जो प्रतीक चिन्ह है उसको आप गरुड़ मुद्रा को आप यानी उसे अपनाओ, समय समय पर आप दरबार में उपस्थित हो, कर अदा करो। तो इस प्रकार से
इस अभिलेख से हमें जानकारी, इसके साथ साथ इस अभिलेख से यह भी जानकारी मिलती है कि भरी सभा में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में समुद्रगुप्त का वर्णन किया था, समुद्रगुप्त को चयन किया था। तो यह समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा रचित है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी आपको अभिलेख है, जो इसी अभिलेख में हम लोग देखते हैं 12 पंक्तियां जो लिखी गई हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लौह स्तंभ। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि भी ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही इसने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मेहरौली लौह स्तंभ है, यह हमें उस समय काल के धातु विज्ञान की भी जानकारी प्रदान करता है कि उस समय भारतीय धातु विज्ञान में इतने उन्नत थे कि आज तक उस आयरन पिलर में जो मेहरौली दिल्ली में स्थित है, इस पे किसी प्रकार का कोई जंग नहीं लगा है, जो खुले आसमानों में स्थापित है। इसको लेकर इतिहास में बहुत विवाद रहा है, क्योंकि इस पे केवल चंद्र नामक शासक का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें जो पंक्तियां लिखी गई हैं, उन पंक्तियों के आधार पर बाद के इतिहासकारों ने यह माना कि यह जो वर्णन किया जा रहा है, यह वर्णन आपको गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में किया जा रहा है। कुछ लोगों ने इसे चंद्रगुप्त प्रथम माना था, कुछ लोगों ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य माना था। लेकिन जब इसमें देखा गया, धर्म को भी आधार के रूप में देखा गया, तो इसमें वैष्णव धर्म के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य वह वैष्णव नहीं था, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य आगे चलकर जैन धर्म को अपनाता है और सलेखना विधि के माध्यम से वह श्रावण बेलगोला कर्नाटक में जाकर मृत्यु को ग्रहण करता है। जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ वह चला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम इसलिए नहीं क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने उस तरीके से साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था जो इस अभिलेख में, इन पंक्तियों में अब जो जानकारी दी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही यह अभिलेख है जो आयरन पिलर है, और इस संदर्भ में उस समय काल के धातु कला की भी जानकारी हमें मिलती है, इसके साम्राज्यिक सीमाओं की जानकारी हमें मिलती है, इसके धर्म की जानकारी हमें मिलती है। तो इस प्रकार से यह भी एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। गुप्त शासक में स्कंदगुप्त भी महत्वपूर्ण शासक है, और अभी तक गुप्त साम्राज्य की जो मान सम्मान और जो प्रतिष्ठा बनी हुई, थोड़ी बहुत गिरावट जरूर दर्ज हुई। यानी आप कह सकते हो कि अंतिम महान गुप्त शासक यह रहा था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त क्योंकि प्रारंभिक गुप्त शासक वैष्णव धर्म के उपासक थे स्कंदगुप्त, और इसके पहले के जो शासक कुमारगुप्त, तो वहां से आप देखते हो कि शैव धर्म को ये अपनाते हैं, शैव धर्म के उपासक होते हैं। स्कंदगुप्त का 2 महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें एक भीतरी इलाहाबाद से प्राप्त अभिलेख है और दूसरा है आपको जूनागढ़ का अभिलेख। अब यह जो भीतरी अभिलेख है, इसमें स्कंदगुप्त और हूणों के बीच, हूण एक बहुत ही बर्बर जाति थे जो मध्य एशिया से आए हुए थे, तो इसमें स्कंदगुप्त और हूणों के बीच संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्कंदगुप्त और हूणों के बीच संघर्ष का वर्णन किया गया है, जिसमें हूण शासक खुशनवाज, तोरमान, मिहिरकुल आगे चलकर यही गुप्त साम्राज्य के पतन के भी कारण माने जाते हैं, क्योंकि इसने सिर्फ पराजित किया, उनका समूल नष्ट नहीं किया था। तो हूणों के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में इसने हूणों को पराजित करने का काम किया था, लेकिन गलती यही किया कि उनको पूर्ण तौर पर नष्ट नहीं किया, जो आगे चलकर इनके उत्तराधिकारियों के लिए हूण एक खतरे के रूप में माने जाते हैं, और गुप्त साम्राज्य के पतन के भी एक कारण के रूप में, बाह्य आक्रमण के रूप में हूण आक्रमण माना जाता है। तो यह स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख जो इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है, इलाहाबाद से, भीतरी जिला इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है, यह स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है, और इसमें स्कंदगुप्त और हूणों के बीच भयंकर युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बच्चों देखें तो
स्कंदगुप्त का ही एक और अभिलेख है, वह है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, स्कंद, अच्छा एक हमने छोड़ा हेलियोडोरस, चलिए उसका भी मैं चर्चा कर दूंगा। हेलियोडोरस का गणोर स्तंभलेख मैंने, तो यह जो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है, इस जूनागढ़ अभिलेख यह स्कंदगुप्त का ही है। एक तो रुद्रदामन का भी हमने जूनागढ़ अभिलेख बतलाया था। इस अभिलेख से क्या जानकारी, तो एक तो इस अभिलेख में सुदर्शन झील के विषय में भी जानकारी हमें मिल रहा है कि स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके समय भी सुदर्शन झील टूटा और उसका पुनर्निर्माण करवाने का काम इसने भी किया, जिसमें कहा जाता है कि जूनागढ़ के गवर्नर पर्णदत्त और उसके पुत्र चक्रपालित। अब यहां पे आप देखो तो दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या कि पिता और पुत्र के प्रशासन में भागीदारी, पिता और पुत्र के प्रशासन में भागीदारी। इससे क्या पता चलता है कि इस समय तक आते आते गुप्त साम्राज्य में एक और समस्याएं उत्पन्न हुई। वह क्या, वंशानुगत व्यवस्था प्रशासन में। लेकिन वंशानुगत व्यवस्था तभी तक अच्छा माना जाता है जब तक उत्तराधिकारी योग्य हो। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर फिर यह गुप्त साम्राज्य में यह परिपाटी बनी रही होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे उत्तराधिकारी योग्य ही हों। सभी आपको जैसे चक्रपालित की तरह ही हो। जैसे ही अयोग्य के हाथ में सत्ता आएगा, विघटन स्टार्ट होगा। तो गुप्त साम्राज्य के पतन का एक और कारण यह भी रहा होगा। खैर उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। तो एक तो सुदर्शन झील, दूसरा प्रशासन में वंशानुगत व्यवस्था, क्योंकि पर्णदत्त और उसके पुत्र चक्रपालित दोनों ही उस क्षेत्र में प्रशासन में थे। इसके साथ साथ इसी अभिलेख में आप देखते हो कि इसमें भी हुनों को परास्त करने का चर्चा किया गया है, जो स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है। तो इस प्रकार से बच्चों स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख भी बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो यहां पे कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। कुमारगुप्त यह आपको महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता था और 415 से लेकर 455 ईस्वी तक यह शासक था, यानी पहले स्कंदगुप्त से पहले ही शासक रहा है। इसलिए मैं इसको 400, क्योंकि क्रोनोलॉजी में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो मैं क्लियर कर दूं यहां पे, क्योंकि बाद में आप ही में से लोग लिखेंगे कि आपने ऊपर नीचे बता दिया। तो यह 415 से 455 ईस्वी तक शासक रहा। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, और यह जो महेंद्रादित्य की उपाधि इसने ग्रहण की, इसके पहले के जो गुप्त शासक थे वे वैष्णव धर्म के उपासक थे, शैव धर्म का यह उपासक होता है। इसका जो मंदसौर अभिलेख है, यह मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश से पाया गया है। मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में है, और मंदसौर अभिलेख इसके दरबारी कवि के द्वारा यह लिखा गया है प्रशस्ति के रूप में ही। और इसको किसने, तो वत्स भट्टी, जो उसका दरबारी कवि था, वत्स भट्टी ने लिखा। किसने लिखा, मंदसौर अभिलेख को वत्स भट्टी ने, जो कुमारगुप्त का दरबारी कवि था। इसमें आप देखें तो पुष्यमित्र नामक एक जाति थे जिनको समाप्त करने का इसने काम किया था। उनका आक्रमण हुआ था गुप्त साम्राज्य के ऊपर, पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था। तो एक तो हमें इससे आपको पुष्यमित्र जाति के आक्रमण का उल्लेख, पुष्यमित्र जाति के आक्रमण का उल्लेख। दूसरा इसमें और क्या हमें जानकारी मिल रही है, अच्छा इसमें और क्या जानकारी हमें मिल रही है कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख से, तो यह मंदसौर अभिलेख गुप्त इस समय तक गुप्त काल की अर्थव्यवस्था में गिरावट को भी दर्शाता है। यानी आर्थिक गिरावट, वाणिज्य व्यापार में गिरावट। अब यहां तक आते आते गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था में गिरावट होता है। और इसके जानकारी हमें सिर्फ अभिलेखों के माध्यम से ही नहीं, अगर पुरातात्विक स्रोत के रूप में हम लोग देखें तो गुप्तकालीन सिक्कों से भी इसके विषय में जानकारी मिलता है कि जहां समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए,
वहीं कुमारगुप्त और अस्कंद के समय तक आते आते स्वर्ण सिक्कों की संख्या 2 प्रकार की हो गई। तो कहीं ना कहीं सिक्कों में खोट उत्पन्न होना, सिक्कों में गिरावट दर्ज होना, उसमें मिलावट होना, यह क्या दर्ज करता है? यह कहीं ना कहीं उस समय काल की अर्थव्यवस्था को भी दर्शाता है। अब कैसे अर्थव्यवस्था में गिरावट और क्यों उत्पन्न हुई? तो इसका मुख्य कारण यह था कि जो विदेश व्यापार था वह विदेश व्यापार बाधित हुआ। क्यों बाधित हुआ? तो इसके पूर्व ही जो रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार हो रहा था, रोमन साम्राज्य के साथ, तो वह रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। उस रोमन साम्राज्य का विघटन हो जाता है पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के रूप में। तो इस प्रकार से रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, यानी रोम के साथ व्यापार में गिरावट दर्ज हुआ। और यही कारण है कि जो रेशम बुनकर थे, जो रेशम बुनकर जो थे व्यापारी, उन रेशम बुनकरों ने अपने व्यापार को छोड़ दिया और क्या करने लगे? तीर धनुष बनाने लगे। यहां से एक सूर्य मंदिर का भी उल्लेख हुआ है। तो व्यापारी जो व्यापार से जुड़े थे, उन व्यापारियों ने व्यापार कार्य को छोड़कर तीर धनुष बनाना कहीं ना कहीं व्यापार में गिरावट को दर्ज करता है, गिरावट को बतलाता है। तो यह कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें गुप्तकालीन आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा, इन सब की जानकारी हमें मिल रही है। तो यह गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेखों में मंदसौर। और तीसरा, इसकी रचना किसने की? तो कुमारगुप्त के दरबारी कवि वत्स भट्टी के द्वारा इस अभिलेख की रचना की गई है। नेक्स्ट अब हम लोग देखें भानुगुप्त का आयरन अभिलेख। भानुगुप्त का आयरन अभिलेख जो है, यह आपको 510 ईस्वी का अभिलेख है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर अस्कंद गुप्त के बाद फिर आपको पुरुगुप्त शासक बनते हैं, पुरुगुप्त के बाद फिर बुधगुप्त शासक बनते हैं, बुधगुप्त के बाद फिर नरसिंह गुप्त शासक बनते हैं, जिन्होंने बालादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। नरसिंह गुप्त के बाद फिर गुप्त साम्राज्य का विभाजन हो जाता है, जिसमें मगध, मालवा और बंगाल, बंगाल में मैन्य गुप्त और मालवा में भानुगुप्त। तो यह जो भानुगुप्त का जो आयरन अभिलेख है, यह भानुगुप्त का आयरन अभिलेख 510 ईस्वी का है। 510 ईस्वी का, 510 ईस्वी का यह अभिलेख है। आयरन अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह पहला अभिलेख है जो हमें सती प्रथा के विषय में जानकारी देता है। सती प्रथा की जानकारी, यानी सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कि उस समय समाज में सती प्रथा भी प्रचलन में था। प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यही आयरन अभिलेख है, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। क्योंकि साहित्यों में, महाकाव्यों में तो इसका वर्णन किया गया है, लेकिन अभिलेखों में पहला ऐसा अभिलेख है जो सती प्रथा के विषय में जानकारी देता है, जिसमें यह कहा जाता है कि भानुगुप्त का एक सेनापति था गोपराज, और गोपराज की मृत्यु हो जाती है। और जब हुनों के साथ संघर्ष, यानी यह भी हुनों के साथ संघर्ष, हुनों के साथ संघर्ष जिसे अस्कंदगुप्त ने समाप्त नहीं कर पाया था, तो हुनों के साथ संघर्ष होता है। और इसी संघर्ष में गोपराज नामक एक सैनिक, गोपराज नामक एक सैनिक की मृत्यु होती है, जिसकी पत्नी जिसकी पत्नी सती होती है। और इसी सती का उल्लेख यहां पे किया गया है। तो यह भानुगुप्त का आयरन अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो बादामी का एहोल अभिलेख। अब यह भी बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है बच्चों, एहोल अभिलेख। यह अभिलेख किसकी है? यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की है। पुलकेशिन द्वितीय कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था, बादामी के चालुक्य शासक था।
यह पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है। इसकी रचना किसने की? इसकी रचना आपको रवि कीर्ति के द्वारा की गई। रवि कीर्ति के द्वारा इसकी रचना की गई। इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलता है? तो इस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलता है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के बीच कन्नौज का शासक, जो पहले थानेश्वर हरियाणा का था, बाद में कन्नौज, तो हर्षवर्धन के बीच युद्ध, जिसमें यह बतलाया जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाती है गुप्तोत्तर काल में। और इस लड़ाई के बाद नर्मदा नदी को बाउंड्री लाइन माना जाता है कि भाई नर्मदा नदी के इस पार के क्षेत्र हर्ष का और नर्मदा के उस पार का क्षेत्र पुलकेशिन द्वितीय का। और इस युद्ध का वर्णन जो है, इस युद्ध का वर्णन हमें उस समय के चीनी यात्री वेन सांग के विवरण, जो सी क्यू की, जो चीनी यात्री है 7वीं सदी का, उसके पहले भी 5वीं सदी में भी आया था फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो यह वेन सांग 7वीं सदी में आता है, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आता है, हर्ष के दरबार में भी रहता है और हर्ष के महामोक्षानु परिषद का भी उल्लेख करता है, जो प्रयाग में हर 5वें वर्ष आयोजित किया जाता था, उसका भी यह उल्लेख करता है। हर्ष के बौद्ध धर्म के प्रति जो उसका लगाव था उसका भी इसने वर्णन किया है। बहुत सारे उस समय के राज्यों का इसने वर्णन किया है और इन युद्ध के विषय में भी बतलाया, जबकि हर्ष के दरबारी कवि वान भट्ट ने इस विषय में नहीं चर्चा किया कि हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ है, और ना ही हर्ष के लिखित उसके काव्यों से इसका विवरण मिलता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, एहोल अभिलेख, जो पुलकेशिन द्वितीय का है, चालुक्य शासक का, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की। इसके दरबारी कवि पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के बीच के युद्ध का यह अभिलेख वर्णन करता है। तो इस प्रकार से यह भी बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसके साथ साथ बच्चों एक और अभिलेख हम लोग देख ले, वह है विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख। अब यह विजय सेन जो है, यह सेन वंश का, बंगाल के सेन वंश का शासक था। बंगाल के सेन वंश का, ऐसे तो इसके संस्थापक सामंत सेन थे, आगे चलकर फिर लक्ष्मण सेन भी इसी वंश से संबंधित हैं, जिनके समय बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है। इसमें यह कहा जाता है कि यह जो है, यह आपको विजय सेन, इसने सेन वंश को साम्राज्यिक विस्तार दिया। और इसके विषय में कहा जाता है कि इसने यानी कामरूप, यानी असम, बंगाल और उड़ीसा, इन सबको इसने जीता और उसे सेन साम्राज्य के अधीन किया। तो इसके विषय में यह जो देवपाड़ा अभिलेख है, यह जानकारी प्रदान करता है। यह भी एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। नेक्स्ट एक जो अभिलेख था बच्चों, वह था हेलियोडोरस का गणोर स्तंभ लेख। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देख लें तो हेलियोडोरस का गणोर स्तंभ लेख, जिसका हमने चर्चा किया। हेलियोडोरस का गणोर स्तंभ, थोड़ा सा इसके विषय में जान लें कि हेलियोडोरस कौन था। हेलियोडोरस, यह आप देखें तो तक्षशिला के यवन शासक, यूनानी शासक एंटियाल किडास का राजदूत था। एंटियाल किडस का राजदूत था, एम्बेसडर था, राजदूत था। इसने अपने राजदूत हेलियोडोरस को कहां भेजा? तो यह विदिशा में भेजा। और विदिशा में उस समय जो शासक थे वह शुंग वंश का 9वां शासक भागभद्र था। भागभद्र, तो यह शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में आता है। हाँ, शुंग वंश के शासक 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आया, जो एक
विदेशी राजदूत है, जैसे मेगास्थनीज भी आता है ना, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उसने एक साहित्य की रचना की जो इंडिका। तो यह भी आता है हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में विदिशा, और वहां वैष्णव धर्म के प्रति अपने सम्मान व्यक्त करने के लिए गणूर स्तंभ को स्थापित करता है। तो यह भी मौर्योत्तरकालीन शुंग वंश के विषय में, इससे भी हमें जानकारी मिलती है, उस समय के धर्म के विषय में जानकारी मिलती है, विदेशी संबंधों की जानकारी हमें यहां से मिल रही है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और अभिलेखीय साक्ष्य हैं जो बहुत ही महत्व के हैं, जिससे हमें उस समय काल के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इन सब जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो बच्चों, यहां जो हम लोगों ने देखा, इन अभिलेखों के संदर्भ में हम लोगों ने यहां पे चर्चा किया। इसी तरीके से अभी एग्जाम में समय है, उसको ध्यान में रखकर हम लोग और भी कुछ वीडियो जो महत्वपूर्ण है, जो इस बार के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सबों को।